बच्चों गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने आपको 2.5 में हमने अध्ययन किया। उसमें एक क्वेश्चन नीचे जो था केवल घन का था, आप लोग उसको घन क्यूब कर सकते, संख्या का था। वो चैप्टर खत्म होने के बाद हम आपको ले आते हैं अध्याय 10 वृत्त पर। तो वृत्त के बारे में पहले हम आपको बताते हैं। पहले ये जानिए वृत्त है क्या। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं पहिया, या परिभाषा के रूप में आप कह सकते हैं कि घड़ी की सुई नोक द्वारा, घड़ी की सुई की नोक द्वारा बनी जो आकृति होती है वो वृत्त कहलाती है। क्योंकि आप देखते हैं जो घड़ी की सुई की नोक है वो इस तरीके से ऐसे, यही नोक ऐसे ऐसे चलती है और जो आकृति का निर्माण करती है यही आपकी वृत्त कहलाती है। कोई आपसे पूछता है कि वृत्त है क्या, तो आप ऐसे कई एग्जाम्पल दे सकते हैं, परिभाषा दे सकते हैं। एग्जाम्पल तो कई हैं, जैसे आपका 1 रुपये का सिक्का हुआ, गाड़ी का वाहन हुआ, वाहन का पहिया हुआ, ऐसे कई आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। लेकिन परिभाषा की जो बात होती है तब आप कहेंगे कि घड़ी की सुई की नोक द्वारा बनी हुई जो आकृति होती है वह वृत्त कहलाती है। ठीक, फिर अब वृत्त को हमेशा उसके केंद्र से जाना जाता है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया वृत्त का एक केंद्र है, ये आपका जो पथ बनता है ये आपकी परिधि कहलाती है, ये आपकी परिधि कहलाती है। ठीक, उसके बाद जहां से घड़ी की जो नोक होती है उसका स्थिर बिंदु होता है ये आपका केंद्र कहलाता है। ठीक, ये आपकी परिधि हुई, ये आपका केंद्र, और हमेशा वृत्त को उसके केंद्र के नाम से जाना जाता है। जैसे हम यहाँ केंद्र हमने लिखा क्या, ओ, तो आप कह सकते हैं यार ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। जैसे कहीं आप कोई भी वृत्त अगर बताते हैं बना लीजिए, यहाँ केंद्र का नाम कर दिया गया क्यू, तो आप कहेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा वृत्त है तो हम इसके केंद्र के नाम से पुकारेंगे, कहेंगे यह ओ केंद्र वाला एक वृत्त है यहाँ, और यह जब चेंज हो गया केंद्र तो ये कहेंगे यह क्यू केंद्र वाला एक वृत्त है। इसको हम ओ केंद्र वाला वृत्त, इसको हम कहेंगे क्यू केंद्र वाला एक वृत्त है। आई बात समझ में? तो हमेशा वृत्त को जब पुकारते हैं तो उसके केंद्र के नाम से पुकारा जाता है। फिर हम आपको वृत्त के आगे, जैसे ये वृत्त का केंद्र वो है, हमने आपको बता दिया केंद्र परिधि। अब हम बताते हैं आपको त्रिज्या। आप कहेंगे वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु पर अगर मिलाया जाए वह आपकी त्रिज्या कहलाएगी। जैसे यहाँ ले लिया हमने पी बिंदु, यहाँ क्यू, यहाँ आर, कोई भी नाम ले सकते हैं ऐसे। अब वृत्त का केंद्र आपका है क्या, ओ है। ओ को हम अगर पी से मिलाते हैं, देखिए वृत्त का केंद्र कहाँ से मिला, परिधि के एक बिंदु से मिला, तो ये आपकी त्रिज्या हो गई ओपी। त्रिज्या बराबर क्या हो गई, ओपी। एक त्रिज्या ये हुई। फिर अगर इसी परिधि के किसी भी बिंदु पर मान लो हम आर से मिला देते हैं तो यहाँ इस त्रिज्या को ये त्रिज्या बन जाती है। तो यहाँ त्रिज्या बराबर क्या हम लिखेंगे, त्रिज्या बराबर ओ आर। ऐसे परिधि को वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु पर अगर मिला दिया जाए तो आपकी त्रिज्या कहलाएगी। अब इस वृत्त में असंख्य त्रिज्या का निर्माण हो सकता है,
सकते हैं, कहीं भी मिला सकते हैं इसे। ये सब आपकी त्रिज्या का निर्माण होगा। अब हम आपको बताते हैं व्यास। ये O केंद्र वाला एक वृत्त है। अब व्यास की परिभाषा कैसे लिखेंगे, ध्यान दो। ये आपकी परिधि कहलाती है, आपको बताया गया पहले ही। वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को यदि मिलाया जाए और वह रेखा केंद्र से गुजरे तो आपका वह व्यास कहलाएगा। जैसे ये P से हम स्टार्ट किए, केंद्र से, O से होते हुए रेखा की गुजर रही है और कहाँ जाके Q पर मिल रही है। कहाँ पर मिल रही है? Q पर मिल रही है। तो ये आपकी क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। क्लियर हुआ? फिर एक बार हम आपको बताते हैं, वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को यदि मिलाया जाए और दोनों यह रेखा कहां से जाए? केंद्र से होकर जाए, तो ये आपकी व्यास कहलाएगी। क्या कहलाएगी? व्यास। तो यहां व्यास आपका हो गया PQ। व्यास क्या हो गया? PQ। एक और हम बताते हैं आपको जीवा। जीवा अब यहां फिर वही आ गई परिधि की बात कि वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाया जाए और वह केंद्र से ना होकर अन्य स्थानों से अगर वह गुजरती है तो आपकी वह जीवा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जीवा। और इसमें एक मूल पॉइंट और है, उसको भी हम आपको बता देते हैं कि यह जो व्यास है इसको भी आप जीवा कह सकते हैं, लेकिन कहेंगे वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वह व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वह व्यास कहलाती है। तो आप लोग इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। हमने अभी आपको दोनों की परिभाषा बताया, एक बार रिपीट कर रहे हैं कि वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को यदि मिलाया जाए और वह केंद्र से होकर गुजरे तो आपका व्यास कहलाएगा। ठीक। और फिर हमने बताया जीवा कि वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाया जाए लेकिन वह केंद्र से ना गुजरे तो वो क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। लेकिन जीवा यह भी कहलाएगी, इसको भी आप कह सकते हैं, लेकिन कहेंगे क्या कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वह व्यास होती है। इसको भी आप जीवा का नाम दे सकते हैं, लेकिन कहेंगे वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो आपकी व्यास कहलाएगी। फिर वृत्त के आगे की बात बताते हैं। आपका यहाँ वृत्त हो, व्यास हो गया, जीवा हो गई, त्रिज्या हो गया। अब हम बताते हैं वृत्त का अभ्यंतर भाग और वृत्त का बहिर्भाग। ये आपका वृत्त बना। इस वृत्त यह जो है, ये जो अंदर का भाग है वृत्त के परिधि के जो अंदर का भाग है वह आपका अभ्यंतर कहलाता है। अभ्यंतर।
क्या कहलाएगा? अभ्यंतर। ये भाग देखिए, ये जो आपकी परिधि है, इसके अंदर का जो भाग है ये आपका अभ्यंतर भाग कहलाएगा। और इस परिधि के ये जो बाहर का भाग है, ये परिधि के जो इस बाहर का जो ये भाग है, ये सब ये आपका बहिर्भाग कहलाएगा। ये अंदर का भाग अभ्यंतर, बाहर का भाग। क्लियर हो गया? फिर हमने आपको बताया, अब हम चलते हैं अगले का। अब हम बताते हैं चाप, लघु चाप और दीर्घ चाप। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ये ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। अब ध्यान दीजिए, अगर यहां P Q, ये जो चाप है, लघु माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा, तो यह जो चाप PQ है, चाप PQ यहां से यहां, ये छोटा है, ये लघु चाप कहलाएगा। और यहां से लेकर ये भाग जो दूसरे कलर में है, यहां से लेकर यहां तक ये बड़ा है, ये आपका दीर्घ चाप है। ठीक, देखिए ये आपका हो गया चाप PQ, छोटा है तो ये आपका लघु चाप है। और दूसरे कलर में हमने यहां से जो आपको अंकित कराया यहां तक PQ ना, ये भी है दिया गया है, ये आपका दीर्घ चाप। आप इसको सांकेतिक भाषा में लिख सकते हैं। ध्यान दो, अगर PQ आपने ऐसे लिखा, चाप का यह संकेत है, तो इसके पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कहां से कहां तक की बात हो रही है। क्या P से Q तक बात हो रही है, या P से लेकर यहां से Q तक बात हो रही है? तो यहां लगेंगे चाप, लघु चाप। लघु चाप लगाने, अब यहां लघु लगा दिए, ऊपर चाप लगाए, तो इसका मतलब हो गया लघु चाप PQ का मतलब हो गया कि यहां से यहां तक की बात हो रही है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? फिर अगर हम यहां लिख दें दीर्घ, इस तरीके से, तो इसका मतलब ये हुआ कि चाप या बिंदु P से ये जो परिधि है, यहां तक की बात हो रही है। आई बात समझ में? अगर चाप ऐसे लिखेंगे केवल, तो कोई मतलब नहीं है। अगर पूछा जाए कि कौन सा, कहां से, तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, केवल चाप की बात होगी। लेकिन जब यहां अगर लघु लगा देंगे, जैसे हमने यहां लगाया लघु, इसका मतलब यहां से यहां तक की बात हो रही है। अगर हमने दीर्घ लगा दिया आगे, अब चाप PQ लिखा है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि बिंदु P से लेकर ये जो दीर्घ भाग है, ये आपके दीर्घ चाप की बात हो रही है। आई बात समझ में? तो यही संकेत दोनों का एक है, लेकिन आप चाप का जो संकेत लगाना है, यही आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा। तो हमने आपको बता दिया लघु चाप और दीर्घ चाप। अब बताते हैं अगला स्टेप। वृत्तखंड के बारे में। ये देखिए वृत्त है, अगर एक जीवा इस तरीके से कई भागों में बांट रही है, वृत्त को दो भागों में, एक है छोटा और एक है बड़ा। जो छोटा है वह लघु वृत्तखंड कहलाएगा,
और जो बड़ा है ये आपका दीर्घवृत्त खंड कहलाएगा। क्या सब क्लियर हुआ? लघु वृत्त खंड और दीर्घवृत्त खंड। ठीक, यहां देखिए P और Q इस वृत्त को दो भागों में बांटा है, एक लघु हो गया एक दीर्घ। तो एक लघु वृत्त खंड हो गया एक दीर्घ। यहां से लेकर यहां तक ये आपका बड़ा है, दीर्घ वृत्त खंड कहलाया, और यहां से लेकर यहां तक ये आपका है लघु वृत्त खंड कहलाया। लेकिन यही अगर एक बात और हो जाए कि यह एक वृत्त है ओ केंद्र वाला, और यहां ये देखिए ये भी एक जीवा, जैसे हमने बताया वृत्त की सबसे बड़ी जीवा एक व्यास होती है, इस तरीके से हुआ तो अर्धवृत्त खंड हो गया। अर्ध मतलब आधा आधा, ये भी आपका अर्धवृत्त खंड कहलाएगा, और ये भी आपका अर्धवृत्त खंड कहलाएगा। क्लियर हुआ? मतलब आधा, वहां लघु था जो छोटा था लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा था दीर्घ वृत्तखंड, और यहाँ जब व्यास से होकर जाती है तो यह दो बराबर वृत्तखंडों में विभाजित करता है। अर्धवृत्तखंड मतलब आधा और आधा। अगले स्टेप पे हम चलते हैं, त्रिज्यखंड की बात करते हैं। त्रिज्यखंड की बात ये त्रिज्यखंड, त्रिज्य माने वही त्रिज्या, त्रिज्याओं के माध्यम द्वारा जो वृत्त का भाग अलग होता है वो आपका त्रिज्यखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। देखिए जैसे ये एक त्रिज्या हो गई OP, एक त्रिज्या हो गई OQ। दो त्रिज्याओं के माध्यम से देखिए एक खंड ये बना आपका, ये भी आपका त्रिज्यखंड हुआ, और दूसरा जो आपका है वो देखिए ये आपका इन्हीं त्रिज्याओं के माध्यम से भी एक खंड हुआ है। तो ये आपका त्रिज्या के द्वारा जो वृत्त का खंड अलग होता है वो त्रिज्यखंड कहलाता है। इसमें भी आपका हुआ क्या? एक लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ, एक लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ। तो देखिए दो त्रिज्याओं द्वारा छोटा सा भाग है ये लघु कहलाएगा, लघु त्रिज्यखंड, और ये वाला यहां से लेकर ये जो भाग है वह दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा। ठीक है, तो त्रिज्याओं के माध्यम द्वारा जो वृत्त का खंड अलग होता है वो आपका त्रिज्यखंड कहलाता है। इसमें भी आपका लघु और दीर्घ दोनों होता है। जैसे देखिए दो त्रिज्याओं के माध्यम से एक छोटा सा त्रिज्यखंड कटा है, यह आपका लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा, और दो त्रिज्याओं के माध्यम से एक भाग और वृत्त का हुआ है, ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा। ठीक, तो हमने जो आपको बताया वृत्त के बारे में, जितनी भी आपको टॉपिक बताया है आप लोग इसे विशेष अध्ययन करिएगा। अगले वीडियो में हम आपको प्रश्नावली पर लेकर चलेंगे, प्रश्नावली 10.1 बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।